बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। धराली जैसी त्रासदी हिमालय क्षेत्र में कोई नई बात नहीं है। पिछले दशकों में कई घटनाएं यह साबित कर चुकी हैं कि हिमालय के पहाड़, नदियां और ग्लेशियर लगातार असंतुलन का सामना कर रहे हैं। हिमालय को बचाने के लिए भारत के योजना आयोग, और जो कि अब नीति आयोग है, के तहत हिमालय क्षेत्र के सतत विकास के लिए गठित उप समूह ने आज से 43 साल पहले जो रिपोर्ट दी थी वह लाल फीताशाही की शिकार हो गई। 1982 में योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य एस.जेड. काजिम की अध्यक्षता में एक उप समूह गठित किया गया था और जिसने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी थी। इस उप समूह का गठन हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी सिफारिश में हिमालयन विकास बोर्ड और हिमालयन फंड की स्थापना शामिल थी, जिनका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देना था। लेकिन वह सिफारिशें कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। 1992 में जनसत्ता अखबार में रहते हुए मैंने इस रिपोर्ट पर कुछ खबरें बनाई थी और वह प्रकाशित भी हुई थी। वह रिपोर्ट आज भी मेरे पास है। इस बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो पहले बात कर लेते हैं कि हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में जो इस तरह की त्रासदियाँ हुए हैं उनका उल्लेख कर लेता हूँ। 6 अगस्त को आपको मालूम ही है कि उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने और ग्लेशियर तालाब टूटने के बाद आई बाढ़ में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे और गांव का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया। 2013 में उत्तराखंड का केदारनाथ आपदा बादल फटने और चोराबाड़ी झील टूटने से आई वो विपदा थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और पूरे क्षेत्र का भू आकृतिक स्वरूप बदल गया था। 2021 में चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में आई बाढ़ ने हाइड्रो पावर परियोजनाओं को तबाह कर दिया और दर्जनों लोगों की जान ले ली थी। हिमाचल प्रदेश में 2023 की बाढ़ और भूस्खलन ने किन्नौर, मंडी और कुल्लू जिलों में सैकड़ों मकान बहा दिए और सड़कें महीनों तक बंद रही थी। इसी तरह सिक्किम में अक्टूबर 2023 में दक्षिण लोनाक झील के टूटने से आई बाढ़ ने तीस्ता नदी के किनारे के कई गांव और हाइड्रो पावर प्लांट तबाह कर दिए थे। ये घटनाएं बताती हैं कि हिमालय क्षेत्र में जल परिवर्तन, अवैज्ञानिक निर्माण और चेतावनियों की अनदेखी मिलकर विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में चेतावनियां पहले न दी गई हो। एस.जेड. कासिम की जो रिपोर्ट की मैंने उल्लेख किया, पहले उसके बारे में बता दूं। भारत के योजना आयोग यानी जो अब नीति आयोग है के तहत हिमालय क्षेत्र के सतत विकास के लिए गठित उप समूह, जिसकी अध्यक्षता एस.जेड. कासिम ने की थी, 1982 में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। दरअसल योजना आयोग ने 1982 में प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हिमालय क्षेत्र के पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल यानी टास्क फोर्स गठित किया था। इस कार्यबल के अंतर्गत विभिन्न उप समूह बनाए गए थे, जिनमें से एक की अध्यक्षता एस.जेड. काजिम ने की थी। इस उप समूह का मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र के विशिष्ट भौगोलिक, पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को समझना और उनके लिए दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करना था। हिमालय, जो भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है, न केवल भारत का जल मीनार है, बल्कि यह जैव विविधता, जलवायु नियमन और सांस्कृतिक धरोहर का भी केंद्र है। एस.जेड. काजिम की अध्यक्षता वाले उप समूह ने हिमालय क्षेत्र के सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। इनमें से प्रमुख इस तरह से हैं। पहली थी हिमालयन विकास बोर्ड की स्थापना। उप समूह ने हिमालय क्षेत्र के लिए एक समर्पित हिमालयन विकास बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी।
इस बोर्ड का उद्देश्य हिमालयी राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, क्षेत्रीय विकास नीतियों को लागू करना और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास के बीच संतुलन बनाना था। बोर्ड को एक उच्च स्तरीय संस्था के रूप में प्रस्तावित किया गया, जिसमें केंद्र और हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ साथ पर्यावरण, कृषि, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हों। यह बोर्ड नीति निर्माण, परियोजना निगरानी और संसाधनों के समन्वित उपयोग के लिए जिम्मेदार होता। इसे हिमालय क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं बनाने और लागू करने का अधिकार दिया जाना था। दूसरी बड़ी सिफारिश थी हिमालय फंड का गठन। इस उपसमूह ने एक हिमालयन फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो हिमालय क्षेत्र में सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा। इस फंड का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन व वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाना था। फंड में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से योगदान लिया जाना था, ताकि हिमालय क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता मिले। इसके अलावा इसका चौथा जो पॉइंट था वो था पारिस्थितिकी और विकास में संतुलन। रिपोर्ट में हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए विकास परियोजनाओं के लिए एक पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का जोर दिया गया। इसमें अनियोजित निर्माण, जल विद्युत परियोजनाओं और वनों की कटाई पर नियंत्रण की सिफारिश की गई थी। उपसमूह ने सुझाव दिया था कि विकास परियोजनाओं को लागू करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य किया जाए, जो हिमालय की विशिष्ट पारिस्थितिक के अनुरूप हो। चौथा था जल संसाधन प्रबंधन। हिमालय को भारत का जल मीनार कहा जाता है, क्योंकि यह गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है। उपसमूह ने झरनों और नदियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक जल संसाधन प्रबंधन नीति की सिफारिश की थी। इसमें झरनों का डिजिटल मैपिंग, जल की गुणवत्ता की निगरानी और स्थानीय समुदायों के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन जैसी पहल शामिल थी। उपसमूह की अगली सिफारिश थी स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। उपसमूह ने हिमालय क्षेत्र के स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने पर बल दिया था। इसमें संयुक्त वन प्रबंधन और सामुदायिक आधारित संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल था। स्थानीय लोगों को जल, जंगल और जमीन के उपयोग का प्राथमिक अधिकार देने की सिफारिश की गई थी, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित हो और पलायन कम हो। इसके अलावा एक और था कृषि और आजीविका के लिए नवाचार। इस सिफारिश के तहत कहा गया था कि हिमालय क्षेत्र में छोटे कृषि और बिखरे हुए जोतों पर आधारित है, जो अक्सर अनार्थिक होती है। उपसमूह ने उच्च मूल्य वाली, कम वजन वाली और टिकाऊ फसलों जैसे औषधीय पौधे, मसाले और फल को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे गैर कृषि आधारित आजीविका विकल्पों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था। एक और बिंदु था जिसमें था आपदा प्रबंधन और अनुसंधान। हिमालय क्षेत्र भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। उपसमूह ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना विकसित करने और आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की थी। हिमालय क्षेत्र के लिए एक समर्पित अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था, जो जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर अध्ययन करता। रिपोर्ट का महत्व यह था कि हिमालय की विशेषता को एक मान्यता दी गई थी। यह रिपोर्ट हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं को पहचानने वाली पहली व्यापक नीतिगत पहल थी। इसने हिमालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था। सतत विकास का खाका भी तय किया गया था। उपसमूह की सिफारिश से सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित थी, जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन को बढ़ावा देती थी। इसी तरह नीतिगत प्रभाव में भी था। हालांकि हिमालयन विकास बोर्ड और हिमालयन फंड की स्थापना उस समय पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। इन सिफारिशों ने बाद में नीति आयोग और अन्य संस्थानों द्वारा हिमालय क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहलों जैसे नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम के लिए आधार तैयार किया था। हालांकि नीति आयोग ने कुछ पहल जरूर की है, इसकी मैं बात अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूं एसजेड काजिम की रिपोर्ट का असर क्या हुआ, तो यह कह सकते हैं कि इस उपसमूह
की रिपोर्ट ने हिमालय क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक दूरदर्शी खाका प्रस्तुत किया था। हिमालयन विकास बोर्ड और हिमालयन फंड की स्थापना जैसी सिफारिशें क्षेत्र की पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। यद्यपि इनमें से कुछ सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, लेकिन इनके विचारों ने बाद की नीतियों और पहलों को प्रभावित किया। हिमालय के संरक्षण और विकास के लिए एक समन्वित पारिस्थितिकी केंद्रित और सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण अपनाना आज भी आवश्यक है, ताकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके और धराली जैसी त्रासदियों से भी हिमालय को बचाया जा सके, हिमालयी लोगों को बचाया जा सके। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।